सीरीज और कम्बिनेशन का इसने नाम ही नहीं लिया। हम मिक्स कम्बिनेशन ही ऐसा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। या तो ये हिंट यहाँ पे मिल जाता हमें कि मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज या मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल। यस डियर स्टूडेंट्स, आज कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं बेस्ड ऑन सेल्स, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल, सेल का ईएमएफ और सेल के कम्बिनेशंस। तो पहला क्वेश्चन ये है, ग्राफ पे बेस्ड है। पूछा गया है कि 4 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। 4 सेल हैं, चारों का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, चारों को सीरीज में जोड़ा गया है। वो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में करंट भेज रहे हैं चारों मिलकर, लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। बार बार चेंज करते हैं तो करंट की वैल्यू चेंज होगी सर्किट में। तो जब वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज करते हैं तो V और I के बीच ग्राफ खींचा गया है जो उनमें चेंज होता होगा V और I में रेजिस्टेंस को चेंज करने पे। वो ग्राफ है हमारे सामने ये। इस ग्राफ को देखते हुए ये 3 क्वेश्चन पूछे हैं कि हर एक सेल का ईएमएफ निकालिए, ईएमएफ ऑफ ईच सेल, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए, और इस सर्किट में किस करंट वैल्यू पे पावर सबसे ज़्यादा डिसिपेट होगी, लॉस होगी, वो निकालिए उस करंट की वैल्यू को। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात पे आते हैं कि हर एक सेल का ईएमएफ क्या है। यहाँ पे जो ये वैल्यू दी गई है, ये 4 सेल के लिए दी गई है। ये 4 सेल के पोटेंशियल डिफरेंस है आर की वैल्यू चेंज करने पे, ये चारों सेलों की करंट। तो हमें तो एक सेल का ईएमएफ पूछा गया है, तो पहले हम चारों सेल का ईएमएफ निकाल लेंगे और 4 से डिवाइड करके 1 का आ जाएगा। तो इन चारों सेलों के बारे में हमें क्या क्या पता है ग्राफ के हिसाब से। ग्राफ के हिसाब से हमें V की वैल्यू पता होगी, हमें I की वैल्यू पता होगी, हर एक सेल का ईएमएफ E दिया हुआ है, तो 4 सेल का 4E हो गया होगा। चलिए करेंगे उसको। और इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक का स्मॉल r दिया है, तो चारों का 4R हो गया होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये हमें चारों सेल की दी हुई है। अब इन चारों के बारे में हमें रिलेशन पता है, V = E - IR। इस वैल्यू को देखते हुए एक सेल का ईएमएफ E है, तो चारों सेल का मैं 4E की वैल्यू E' मान लेता हूँ, E' की वैल्यू 4E। और जो चारों का इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगा, सीरीज में जोड़ा है तो 4R वो बन जाएगा, तो उसको 4R ना लिख के R' नाम दे देता हूँ। तो इस टाइम इस फॉर्मूले में अगर मैं इस ग्राफ का यूज कर लूँ तो शायद मेरी E की वैल्यू आ जाए। अगर I की वैल्यू इस ग्राफ में मैं 0 रख दूँ, तो I की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो क्या आ जाता है, I 0 की मल्टीप्लाई होगी 0, तो V की वैल्यू क्या आ गई, E के बराबर। तो ग्राफ में देखिए I की वैल्यू 0 है, तो वहाँ पे V की वैल्यू क्या है, 5.6। यहाँ पे इन चारों में मैं E' R' रख रहा हूँ वैल्यू, तो ये मेरे E' की वैल्यू आई 5.6। तो V की वैल्यू, V की जगह 5.6 रखता हूँ तो मेरी E' की वैल्यू आ गई। और E' था चारों सेल का ईएमएफ, यानी 4E के बराबर था, तो 5.6 और 4 को लेफ़्ट साइड ला के डिवाइड कर दीजिए, आ गया एक सेल का ईएमएफ। तो एक बार इसको लिख लेते हैं। तो बिकॉज इन सीरीज कम्बिनेशन, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। बिकॉज इन सीरीज कम्बिनेशन इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा, E' जिसे हमने कहा था वो 4E हो जाएगा। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा, R' कहा था वो 4R हो जाएगा। अब लेते हैं फ्रॉम रिलेशन V = E - IR। तो व्हेन I = 0 हमें V की वैल्यू दिखाई दे रही है 5.6 ग्राफ से, फ्रॉम ग्राफ। अब इस फॉर्मूले में
आई की वैल्यू 0 और वी की वैल्यू 5.6 रख देते हैं। तो देयरफॉर वी की वैल्यू 5.6 रखी, इनको ई डैश आर डैश कर देते हैं। फॉर्मूला तो वी इक्वल टू ई माइनस आई आर था, हमारी ई की वैल्यू ई डैश और आर की वैल्यू आर डैश है। तो 5.6 इक्वल टू ई डैश माइनस 0, ई डैश की वैल्यू रखी, देयरफॉर 4e इक्वल टू 5.6 और e इक्वल टू आ गया हमारा 5.6/4 यानी 1.4 वोल्ट। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया कि ईएमएफ ऑफ ईच सेल इक्वल टू 1.4 वोल्ट। तो देयरफॉर ईएमएफ ऑफ ईच सेल, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ईएमएफ ऑफ ईच सेल इक्वल टू 1.4 वोल्ट। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। तो मेन पॉइंट था कि ग्राफ से i इक्वल टू 0 पे जो v की वैल्यू होगी वही e होगी। ईएमएफ की डेफिनेशन में भी हमने पढ़ लिया था कि ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सेल से करंट नहीं ली जाती, यानी करंट 0 होती है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जब करंट 0 है तो 5.6 है। ये हमारा चारों के चारों सेल का ईएमएफ हुआ, क्योंकि चारों सेल का ही हमें ग्राफ दिया गया है ये। तो ये आ गया हमारा पहला आंसर। सेकंड पूछा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, ये बताइए हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे हमें ये ग्राफ में इस तरह का भी एक इंडिकेशन दिया हुआ है कि 2.8 वोल्टेज पे करंट 1 एम्पियर है। तो अगर मैं यहाँ से V और यहाँ से I की वैल्यू ले लूँ, E का मुझे चारों की चारों का पता चल ही गया है 5.6। इस ग्राफ से देखूँ तो ये 2.8, इस टाइम करंट 1 एम्पियर पे चारों सेलों का टर्मिनल पोटेंशियल है। जब करंट 0 हो जाए तो ईएमएफ हो जाता है, और करंट 0 नहीं है तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल V हो जाता है। सेकंड टाइम अब मैं E की वैल्यू जो चारों सेल की आई थी मेरी ये 5.6, इसको E की जगह यूज करूँगा, इसको V की जगह, इसको I की जगह, और मेरा R आ जाना चाहिए, चारों सेल का आएगा वो। तो अब मैं करता हूँ सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट का मैंने डिस्कस कर लिया वैसे, और करता हूँ इस तरह से। तो फ्रॉम ग्राफ व्हेन V इक्वल टू 2.8 वोल्ट, I की वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है 1 एम्पियर, बिकॉज ई डैश हम निकाल चुके हैं, वो आया था हमारा 5.6 वोल्ट, और स्मॉल r यानी सभी सेलों का, ग्राफ में तो चारों सेलों का दिया हुआ है, तो चारों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगेन वही फॉर्मूला यूज किया, देयरफॉर फ्रॉम V इक्वल टू E माइनस आई आर में E की जगह E डैश, R की जगह R डैश रखा। V हमें दिया है यहाँ पे ग्राफ के हिसाब से पता है 2.8, E डैश हम निकाल चुके हैं 5.6, करंट I है 2.8 पे हमारी 1 एम्पियर, और हमें R डैश की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, ये R डैश रह जाएगा, R डैश माइनस का है इधर ले आएंगे, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तक का। तो R डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5.6 माइनस 2.8, जो कि 2.8 ही बचेगा। तो ये चारों सेलों का हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। तो अगर एक सेल का निकालना है तो R डैश की वैल्यू 4R जो हमने कही थी उससे कर लीजिए। तो देयरफॉर चलिए यहाँ पे जगह पड़ी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहाँ पे ले आते हैं, बिकॉज R डैश इक्वल टू 4R, तो देयरफॉर 4R इक्वल टू हमारा हो गया 2.8, और R इक्वल टू हो गया 2.8/4 यानी 0.7 ओम। तो ये हमारा हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। देयरफॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इक्वल टू 0.7 ओम। दूसरा आंसर हमारा ये आ गया। सिंपल ग्राफ के हिसाब से थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखा और उसको अप्लाई कर लिया। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 2 पार्ट। तीसरा पार्ट है कि करंट की किस वैल्यू पे हमारा पावर डिसिपेशन सबसे ज़्यादा आएगा। एक तो तरीका ये है कि मैं अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग करंट को
देख लूँ, और क्योंकि पावर का फॉर्मूला P = VI होता है, तो अलग अलग के लिए V और I की मल्टीप्लाई करके देख लें, जिस पे सबसे ज़्यादा आ जाए वो आंसर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं वैल्यू पे पावर मैक्सिमम आए, कोई और वैल्यू भी हो सकती थी जो यहाँ पे नहीं दी गई। इसलिए इस तरीके से करना तो ठीक रहेगा नहीं, जस्ट आइडिया हो सकता है। अगर इन वैल्यू पे ही पूछा जाए तो फिर वो करंट जो है वो पता लग जाएगी। लेकिन और कोई करंट होगी तो उसका कैसे निकालेंगे? फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। किस करंट पे पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा, ये देख लेते हैं एक बार। तो पावर डिसिपेशन मैक्सिमम तब होगा जब करंट मैक्सिमम हो। अब करंट मैक्सिमम कब होती है, इसकी कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। बिकॉज ये थर्ड पार्ट यहाँ कर रहा हूँ, करंट का फॉर्मूला इस सर्किट में होता है I = टोटल EMF अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल। करंट मैक्सिमम कब होगी? फॉर मैक्सिमम करंट मैक्सिमम I की वैल्यू तब होगी जब R + R की वैल्यू मिनिमम हो जाए, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाए। अब मिनिमम रेजिस्टेंस की कंडीशन, एक कंडीशन होती है, वो आपको याद रखनी है। आपको पता भी होगा, बताया भी गया है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में, सेल्स के मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कंडीशन आ गई थी वो। तो फॉर मैक्सिमम करंट R + R मस्ट बी मिनिमम। और ये मिनिमम तब होता है, दैट इज़ वो कंडीशन होती है कि जब ये दोनों बराबर हो जाएं। किसी भी सर्किट में सेल मैक्सिमम करंट तब देती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उतना ही हो जितना सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हो। इसका मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ कि ये कंडीशन आई कैसे। हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, R + R का होल स्क्वायर इक्वल टू R - R का होल स्क्वायर प्लस 4RR करके देखिए बराबर आएंगे। यहाँ पे होल स्क्वायर खोलिए, यहाँ पे होल स्क्वायर खोलिए, दोनों साइड बराबर आ जाएंगी। तो अगर मैं R + R की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आ जाना चाहिए। अब R + R की वैल्यू है ये, और ये मिनिमम कब हो सकती है कि जब ये प्लस माइनस वाली टर्म 0 हो जाए। इससे कम वैल्यू ये नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू अगर कुछ भी आएगी तो इसमें कुछ ऐड होके कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यू आएगी। अगर ये 0 हो गई तो उससे छोटी वैल्यू नहीं आ सकती। तो ये 0 तभी आएगी जब R और R बराबर हो जाएंगे। तो ये याद रखेंगे कि पावर डिसिपेशन मैक्सिमम तब होगा जब टोटल रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, और रेजिस्टेंस मिनिमम होने की कंडीशन है कि इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाए, वो हमारी कंडीशन होती है मैक्सिमम करंट की। और जब मैक्सिमम करंट होगी तो पावर डिसिपेशन भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो सिंगल सेल के लिए तो ये हो सकता है, लेकिन हमारी 4 सेल्स हैं, देयर 4 सेल्स हमारे जो R की वैल्यू है वो R' के बराबर हो जानी चाहिए। चारों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमने R' माना था, जिसकी वैल्यू 4R के बराबर थी। तो जब चारों सेल लूँगा तो फिर E की जगह 4E यानी E', R की जगह R, और इस R की वैल्यू भी मैं R' रखूँगा, इस R की वैल्यू भी R' रखी जाएगी। जब मैं चारों सेल लूँगा तो E की जगह 4E, R की जगह R', और इस R की जगह भी R' लेंगे हम। तो लिखेंगे देयरफॉर फॉर मैक्सिमम करंट I इक्वल टू हो जानी चाहिए टोटल EMF चारों सेलों का E', एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R + R', यानी E' अपॉन इसकी वैल्यू भी हमारी R' आ चुकी है, यानी कितना हो गया E' अपॉन 2R'। E' की वैल्यू हमारी 4E थी, R' की वैल्यू हमारी 4R थी, तो 2 × 4R। तो
4 से 4 काट देते हैं, ये हमारा आ गया E/2R। ई यानी एक सेल का EMF, और उसकी वैल्यू हमारी आ चुकी है 1.4/2 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया था 0.7, तो ये हमारा क्या आ गया 1.4/1.4 दैट इज 1 एम्पियर। यही हमसे पूछा गया था कि मैक्सिमम करंट, यही हमें पूछा गया था कि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन के लिए करंट की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते थे मैक्सिमम पावर के लिए करंट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और वो मैक्सिमम वैल्यू की करंट की वैल्यू हमारी आ चुकी है 1 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे 1 एम्पियर हमारा ग्राफ में भी दिया हुआ है, 1 एम्पियर पे 2.8 वोल्ट है। पावर का एक फॉर्मूला P = VI मैंने बताया था, ये होता है। तो यहाँ पे V और I की मल्टीप्लाई करके देखिए सबकी, सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई 2.8 × 1 की आएगी। इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4.2 × 0.5 यानी 2.1 आ जाएगी। 1.4 × 1.5 2.1 के आसपास आ जानी चाहिए। तो दोनों कम हैं, 2.8 वाली यही वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो ग्राफ से भी थोड़ा आइडिया मिल जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं था इन्हीं वैल्यू पे पावर मैक्सिमम आती, हमें निकालना ही था। तो ये आंसर हमारा आया। अच्छा क्वेश्चन था ग्राफ पे बेस्ड। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो इसको अपना अच्छी तरह से तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये कोई 500 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है इस तरह से। ये कोई अननोन रेजिस्टेंस है R। ये बैटरी 2 वोल्ट की है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ये मैं ABCD लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि इस B पॉइंट, ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है। गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग दे रहा है, यानी गैल्वेनोमीटर मेरे को कोई करंट नहीं बह रही है। गैल्वेनोमीटर क्या इंडिकेट करता है? करंट को इंडिकेट करता है, करंट सर्किट में है या नहीं। मेजरमेंट नहीं करता, वो केवल इंडिकेशन देता है। तो इसका मतलब है सर्किट में करंट नहीं है, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है। किसी भी कंडक्टर में, किसी भी डिवाइस में करंट कब नहीं होती, ये बात एक बार सोच लेंगे। या तो उससे कोई सेल ना जुड़ी हो, यानी उसके टर्मिनल्स के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। जब सेल नहीं जुड़ी होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। हमने V = IR पढ़ा है ओम्स लॉ से। I की वैल्यू क्या होगी? V/R। किसी कंडक्टर से जोड़ा है तो भी कोई भी हो जिसमें करंट फ्लो होगी, उसका रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा, इसलिए रेजिस्टेंस तो 0 नहीं हो सकता, इसलिए वोल्टेज ही 0 होने पे करंट 0 होगी। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तभी करंट 0 होती है। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो सेल का 2 वोल्ट इस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, यानी गैल्वेनोमीटर का ये टर्मिनल 2 वोल्ट पे है। अगर इधर वाला टर्मिनल भी 2 वोल्ट पे हुआ तभी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ, 2 में से 2 गया 0। इसका मतलब है कि ये गैल्वेनोमीटर दोनों तरफ 2 वोल्ट पे है। ये पॉइंट B से जुड़ा हुआ है तो B भी 2 वोल्ट पे हुआ। ये I = 0 देने का मकसद ये हुआ। ये बहुत पूछा जाता है, अगर कोई भी डिवाइस दे दिया और वहाँ पे करंट पास नहीं हो रही तो एकदम हमें कहना है दोनों साइड, उसके दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने से करंट 0 हो गई है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। रेजिस्टेंस R की वैल्यू पूछी गई है।
क्वेश्चन को थोड़ा लिख देता हूँ। इन द डायग्राम नो करंट flows through the galvanometer. Find value of R. Internal resistance of cells are negligible. तो जैसे मैंने बताया कि बिकॉज करंट इन गैल्वेनोमीटर I equal to 0, therefore potential at point B equal to 2 volt. B पॉइंट पे पोटेंशियल 2 वोल्ट है, दोनों साइड का सेम पोटेंशियल होगा, तभी गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हुई है। अब जब इधर को करंट नहीं जा रही तो सेल इसके कारण करंट बह रही होगी सर्किट में, क्योंकि इसका सर्किट तो कंप्लीट है, ये यहाँ को करंट बह सकती है। अब 12 वोल्ट की बैटरी में से 2 वोल्ट तो यहाँ पे है बी पॉइंट पे, तो बचा 10 वोल्ट, वो कहाँ है? वो इस 500 वोल्ट में होगा। निगेटिव टर्मिनल को माना जाता है 0 पोटेंशियल पे। इस बैटरी का निगेटिव टर्मिनल ये इस रेजिस्टेंस के सी पॉइंट पे है, ऊपर का पॉइंट बी 2 वोल्ट पे है। इसका मतलब बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट हुआ, यानी इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 2 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी करंट भेज रही है, उसका रोल ख़त्म हो गया। तो 12 वोल्ट की बैटरी का 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ गया, बाकी बचा 10 वोल्ट, वो हमारा 500 ओम में रह गया। तो अब इसकी हेल्प से क्वेश्चन को करते हैं। तो देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट बी इक्वल टू 2 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इक्वल टू 2 वोल्ट। इस आर के पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता लग गया। हैंस पोटेंशियल डिफरेंस across 10 ohm of 500 ohm equal to 12 minus 2 equal to 10 वोल्ट। अब इस रेजिस्टेंस के लिए हमें दोनों बातें पता चल गई, रेजिस्टेंस R की वैल्यू भी और वोल्टेज V की वैल्यू भी। अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो यहाँ पे करंट की वैल्यू निकल सकती है। देयरफॉर करंट इन 500 ओम, 500 ओम के लिए ही मुझे वोल्टेज और करंट की, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चली है। तो करंट इन 500 ओम आई इक्वल टू वी अपॉन आर का फॉर्मूला लगाया। वी है वहाँ पे 10 वोल्ट और आर की वैल्यू है वहाँ पे 500, तो करंट उसमें पास हुई 1/50 एम्पियर। अब क्योंकि यही करंट बी से होती हुई सी से होती हुई सर्किट को पूरा कर रही है, क्योंकि उधर तो करंट है ही नहीं उस साइड, तो इसका मतलब ये 1/50 करंट इसमें कोई पास हुई होगी। ये सीरीज बन रहा है, यहाँ पे करंट उधर जाती तो पैरेलल कम्बिनेशन बन जाता, जब उधर करंट है ही नहीं तो ये सीरीज कम्बिनेशन हो गया, और सीरीज कम्बिनेशन में करंट सेम होती है। तो देयरफॉर करंट इन आर इक्वल टू हमारी हो गई 1/50 एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता ही है पहले ही, आर का 2 वोल्ट हो गया था। तो देयरफॉर फॉर रेजिस्टेंस आर हम फॉर्मूला लगाते हैं V इक्वल टू आई आर का। V की वैल्यू हमें पता है उसकी 2 वोल्ट है, I उसमें 1/50 एम्पियर जा रही है, तो इस आर की वैल्यू निकल जाती है 100 ओम। ये हमारा आंसर आ जाता है। अच्छा क्वेश्चन था। तो मेन पॉइंट था इसका कि गैल्वेनोमीटर में 0 करंट होने से हमें क्या आउटपुट मिलता है, तो वो 2 वोल्ट यहाँ पे मिलते ही ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इसका
12 में से घटा के इसका पोटेंशियल डिफरेंस मिला और बाकी आगे हमने क्वेश्चन इस तरह से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये की K1, ये की K2, ये रेजिस्टेंस 6 ओम, ये 12 ओम और ये किसी सेल से जुड़े हुए हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे एक वोल्टमीटर जोड़ दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ। इसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बार वो की K1 को क्लोज करता है, K2 को खुली रहने देता है, तब ये वोल्टमीटर रीडिंग बताता है कि 18 वोल्ट ये पढ़ता है, 18 वोल्ट। पहली कंडीशन जो उसने दी वो ये कंप्लीट हो गई। सेकंड कंडीशन देता है कि K1 को ओपन करके K2 को क्लोज कर देता है और तब ये रीडिंग देता है 24 वोल्ट। इन दोनों की कंडीशन देने के बाद वो पूछता है कि फिर जब दोनों की को बंद कर दिया जाए तब ये वोल्टमीटर कितनी रीडिंग देगा। इतना क्वेश्चन पूछा है। सिंगल सिंगल की अपने आप दे दी और दोनों को क्लोज करने के बाद कितनी रीडिंग देगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। इन द डायग्राम व्हेन की K1 is closed and K2 open, voltmeter reading is 18 volt. When K2 closed and K1 open, voltmeter reading is 24 volt. What will be the reading of voltmeter when both K1 and K2 are closed? अच्छा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है बिल्कुल। कैसे करें, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जब K1 क्लोज हुई और K2 ओपन थी, 18 वोल्ट वोल्टमीटर दे रहा था। इसका मतलब है जब K1 क्लोज हुई तो इससे जो करंट फ्लो हुई होगी वो केवल इस रास्ते से गई होगी, क्योंकि ये तो क्लोज ओपन है, रास्ता बंद है, करंट नहीं जा सकती यहाँ को। वोल्टमीटर इसके पैरेलल में जुड़ा हुआ है, वोल्टेज पढ़ेगा, उसके रेजिस्टेंस की बात ही नहीं हुई है। आइडियल वोल्टमीटर कहा गया है, ये मैं बता देता हूँ। आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर वो होता है जो सर्किट से करंट बिल्कुल भी नहीं लेता। जो वोल्टमीटर जितनी ज़्यादा करंट लेकर रीडिंग देगा उसके मेजरमेंट में उतनी ही ज़्यादा एरर आती है, जितनी कम करंट लेगा उतनी ही एग्जैक्ट रीडिंग देगा। तो उसे आइडियल वोल्टमीटर बोलते हैं, जो करंट बिल्कुल नहीं लेगा। तो वो आइडियल वोल्टमीटर है, तो सारी करंट यहाँ से जाएगी। जब सारी करंट यहाँ से जाएगी तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहा होगा वो अगर 18 वोल्ट नाप रहा है तो इस रेजिस्टेंस के लिए मुझे V की वैल्यू 18 पता चली, R की वैल्यू 6 पता चल गई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है उसकी वैल्यू नहीं पता है अभी, और उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू भी नहीं पता है। तो इक्वेशन हम V = E - IR लगाने वाले हैं। अगर इसमें करंट की वैल्यू I तो हम निकाल ही सकते हैं, R पता लग गया, V पता लग गया। तो बिकॉज
व्हेन K1 इज क्लोज्ड, V की वैल्यू हमें मिली है 18 वोल्ट, R की वैल्यू है हमारी 6 ओम। तो देयरफॉर I की वैल्यू हमें पता चली I इक्वल टू V/R, यानी 18/6 इक्वल टू 3 एम्पियर। इस टाइम हमारी करंट यहाँ पे जा रही है 3 एम्पियर जब K1 क्लोज है। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं V इक्वल टू E-IR, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा अब की बार। तो देयरफॉर फ्रॉम V इक्वल टू E-IR, V हमें दिया है 18 ओम, E की वैल्यू हमें नहीं पता है, I की वैल्यू 3 एम्पियर निकाल चुके हैं, और ये R, और ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल सेम जब K2 क्लोज है, K1 ओपन है, तो उसके लिए करते हैं। चलिए मैं फर्स्ट पार्ट डालता हूँ, सेकंड पार्ट ये कर लेते हैं। व्हेन K2 क्लोज्ड, अब K1 को ओपन कर देते हैं, K2 को क्लोज कर देते हैं। अब करंट सेल से होते हुए 12 ओम में को पास होगी, तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो V की वैल्यू तब हमें दी गई है 24 वोल्ट। उस टाइम V हो गया 24 वोल्ट, R हो गया हमारा 12 ओम। I की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो I की वैल्यू हमारी हो जाएगी V/R 24/12, यानी 2 एम्पियर। अब की बार जो करंट फ्लो हो रही है वो 2 एम्पियर है। फिर वही V इक्वल टू E-I वाली इक्वेशन लगाते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम V इक्वल टू E-IR, सेल वाले क्वेश्चन हैं पहले लिखे हुए हैं, तो सेल में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF वगैरह सब अपना रोल प्ले करेंगे। तो V की वैल्यू हमारी थी 24, E की वैल्यू अननोन है अभी, I की वैल्यू 2 एम्पियर आ चुकी है, R भी अननोन है। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को कर लेते हैं सोल्व करके E और R दोनों की वैल्यू एक बार ज़रूरत है तो निकाल लेते हैं। तो ऐसा करता हूँ, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं थोड़ा इधर से मिटा देता हूँ इसको। तो सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मैं ऊपर नीचे रख लूँ, वैसे तो आप लोग बच्चे हैं नहीं, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। 18 इक्वल टू E-3R, सबट्रैक्ट करने पे साइन चेंज करेंगे आप लोग, तो ये बचा 6 और यहाँ पे बच जाएगा 1R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल का आ गया 6 ओम। 1 या 2 में रख के हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से कर लेता हूँ, इस R की वैल्यू उसमें रख देता हूँ। 18 इक्वल टू E-3 इंटू 6, तो E की वैल्यू 36 आ जाएगी। वोल्ट में पढ़ते हैं इसको, EMF को भी। तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमने सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल का EMF दोनों निकाल लिए। अब जब दोनों की क्लोज होंगी तो पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना हमें है, और तब जाके हम V की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो एक बार आगे बढ़ जाता हूँ। अब तीसरा पार्ट इसका आता है हमारा, व्हेन बोथ कीज, यानी बोथ K1 एंड K2 आर क्लोज्ड। एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इसमें सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का भी रोल आ गया, सेल के EMF का भी रोल आ गया, और जब दोनों की क्लोज हो जाएंगी तो ये दोनों रेजिस्टेंस हो जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखिए, दोनों के फर्स्ट एंड ये आ रहे टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल पे, और दोनों के नीचे वाले एंड जो है सेकंड एंड, ये आगे नेगेटिव टर्मिनल पे। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट आएगा उस R के साथ, जिसकी वैल्यू 6 आ चुकी है, सीरीज में होने के कारण टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसको कर लेते हैं आगे। व्हेन बोथ K1 एंड K2 आर क्लोज्ड, 6 ओम एंड 12 ओम आर इन पैरेलल, देयरफॉर
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। अगर वो मैं कैपिटल R कहता हूँ तो हम निकालते हैं 1/R की वैल्यू 1/R1 प्लस 1/R2 से। R1 को 6 और R2 को 12 मान लूँ तो मैं सीधा कर रहा हूँ कि इनका LCM लेके नीचे LCM मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, तो दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर लिख देते हैं, शॉर्टकट है ये, मल्टीप्लाई अपॉन सम, दोनों का सम नीचे आ जाएगा 6 + 12। तो करके देखोगे तो शॉर्टकट एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ टाइम बच जाएगा। तो ऊपर 6 × 12 हो गया, नीचे दोनों का सम हो जाएगा 18, काट देते हैं, 4 आ गया, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 4। तो इस 4 के साथ ये 6 रेजिस्टेंस जो आया हमारा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सीरीज में हो गया। देयरफॉर टोटल सर्किट रेजिस्टेंस R' अगर कहता हूँ तो ये 6 ओम सेल का इंटरनल और 4 ओम इनका कॉम्बिनेशन हो गया, हमारा आ गया 10 ओम। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ गया 10 ओम। अगर इस साइड को मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे इस सर्किट को मैं दोबारा बनाऊँ तो कुछ इस तरह से मेरा सर्किट बन जाना चाहिए। ये मेरी सेल हो गई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये दोनों रेजिस्टेंस थे और यहाँ पे मेरा वोल्ट मीटर लगा हुआ है। इन दोनों का रेजिस्टेंस 4 आ गया, ये 6 था, तो टोटल रेजिस्टेंस 10 हो गया। अब इस 10 ओम रेजिस्टेंस से, सॉरी, इस 36 वोल्ट पोटेंशियल यानी ईएमएफ से 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट भेजते हैं, कितनी करंट आती है। देयरफॉर करंट इन द सर्किट I इक्वल टू, एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था हमने, E/R + R। E की वैल्यू हमारी 36 आ गई, R की वैल्यू हमारी 4 है, स्मॉल r की वैल्यू हमारी 6 आ गई, तो 36/10 यानी 3.6 एम्पियर करंट अब सर्किट में फ़्लो हो रही है, यहाँ से चली है। यही 36 एम्पियर सीरीज में होने के कारण इसमें को जाएगी, वही इसमें को जाएगी, और जब इसमें को जाएगी तो हमें R की वैल्यू 4 है, I की वैल्यू 3.6 हो गई, तो हमें V की वैल्यू वहाँ से मिल जाएगी। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, और वही हमारी होगी वोल्ट मीटर की रीडिंग। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस तो पड़ेगा, पैरेलल में जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को, तो वो हमारी हो जाएगी V इक्वल टू IR से। I की वैल्यू हमारी 3.6 है, R की वैल्यू हमारी 4 है, तो कितना हो जाएगा 14.4 वोल्ट। तो अब ये हमारे वोल्टेज की वैल्यू 14.4 वोल्ट आ जाएगी। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से है कि n सेल सीरीज में जोड़ी गई हैं। n सेल्स हैं, इसमें लास्ट की दो सेल जो हैं वो उल्टी जोड़ दी गई। एक सेल का नाम A, एक सेल का नाम B। हर एक सेल का EMF दिया है E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो ये पूछा है कि फिर सेल A या सेल B के बीच टर्मिनल पोटेंशियल बताइए कितना होना चाहिए। टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस A और अक्रॉस B। टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब है कि इनके दोनों टर्मिनल के बीच वोल्टमीटर जोड़ें तो वो कितनी रीडिंग देगा। क्वेश्चन इस तरह से है
n cells connected in series with two cells A and B connected with reverse polarity. Find terminal potential across A और B. सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर ये सेल दोनों रिवर्स ना होती तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाना चाहिए था NE और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाना चाहिए था NR। लेकिन दो सेल रिवर्स में जुड़ी हुई हैं तो उनके ईएमएफ अब माइनस के हो जाने चाहिए, एक E उसका एक E इसका, तो माइनस का 2E लिख दूँ क्या? बस यही पॉइंट इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक सेल रिवर्स है, हर एक सेल उतने ही ईएमएफ की है, तो एक सेल अगर रिवर्स है तो वो दूसरी को न्यूट्रलाइज कर देगी, दो सेल के ईएमएफ कैंसिल हो जाएंगे एक सेल के उल्टा होते ही। यहाँ दो सेल उल्टी हैं तो एक एक सेल को इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया होगा, यानी हमारे कॉम्बिनेशन से कुल 4 सेल कम हो गई हैं। बस ये पॉइंट लेकर आगे चलेंगे। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बिकॉज टू सेल्स आर कनेक्टेड in reverse way, therefore equivalent EMF of n cells equal to NE में से 4 सेल कम हुई हैं। सभी के सभी सेम वे में जुड़ी होती तो NE होता, लेकिन दो सेल अपोजिट जुड़ने के कारण उन्होंने दो सेल को और कैंसिल कर लिया, तो कुल हमारे कॉम्बिनेशन से 4 सेल का ईएमएफ कम हो गया। तो Ne-4 इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया सर्किट का? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ n सेल्स रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में बताया गया था, रेजिस्टेंस कभी माइनस का नहीं होता, चाहे करंट इधर किसी भी साइड को जाए। सेल अपोजिट जुड़ी है तो उन्होंने एक दूसरे के ईएमएफ को अपोज किया है, लेकिन रेजिस्टेंस अपोज नहीं करते। रेजिस्टेंस तो करंट के फ्लो को अपोज ही करेंगे। तो अब इस टोटल ईएमएफ को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दे तो हमारी करंट आ सकती है। तो आई तो निकले पहले, तो देयरफॉर करंट इन द सर्किट I इक्वल टू टोटल ईएमएफ हमारा हो गया Ne-4E और टोटल रेजिस्टेंस है हमारा NR। अब देखिए, यहाँ देखिए कि इन सेल से जो करंट फ्लो होगी सर्किट में, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होती है आगे की ओर। तो इन सभी n सेल से जो करंट फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, यानी अगर मैं करंट को इस साइड से दिखाऊं तो वो करंट इस तरह से फ्लो होनी चाहिए। अगर आउटर सर्किट से इसको कहीं कनेक्ट करता हूं तो ये करंट इस तरह से फ्लो हो रही होगी सर्किट में। अब इन सभी सेल से तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है, लेकिन इन दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रही है। अब यहाँ ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल निकालता हूँ इस सेल का, तो ये सेल डिस्चार्ज नहीं हो रही है, ये सेल तो चार्जिंग पे है इस टाइम। चार्जिंग वाला मैंने बताया था कि जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं V इक्वल टू E माइनस आई आर। लेकिन जब करंट चार्जिंग पे हो, जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अंदर की ओर एंटर करे, यानी सेल के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो होती है, तो
हमारा फॉर्मूला हो जाता है V इक्वल टू E प्लस आई आर। बस ये पॉइंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब किसी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल मैं निकालता हूँ। देयरफॉर टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल ए और बी, तो V हो जाना चाहिए सभी सेल का, वो इस ए सेल के लिए मुझे जो डेटा मालूम है, टर्मिनल पोटेंशियल मुझे निकालना है इसके टर्मिनल्स के बीच का। मुझे करंट का पता है, आई की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, इस सेल से भी पास होकर जाएगी वो। इसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का पता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, चारों में रिलेशन मुझे पता है। तो सेल का ईएमएफ है ई, माइनस की जगह मुझे प्लस लेना है करंट की डायरेक्शन को देखते हुए, करंट आई इंटू इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर। आई की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, तो इनको रखते हैं यहाँ। तो V इक्वल टू ई प्लस आई की वैल्यू हमारी है एन ई माइनस 4E अपॉन एन आर, और ये आर की वैल्यू, ये आर की मल्टीप्लाई आर से आर काट देते हैं, तो ये हमारा वैल्यू हो जाती है V इक्वल टू, यहाँ पे E के नीचे 1 मान के एन एलसीएम ले लेते हैं हम, ये आप लोगों को पता है। तो ऊपर वाली मेरी वैल्यू हो जाएगी एन ई प्लस एक और एन ई ऊपर और माइनस 4E, तो क्या हो गया ऊपर 2NE माइनस 4E अपॉन एन। तो 2E कॉमन आ सकता है, 2E कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया n माइनस 2 अपॉन एन, ये अपॉन n इस तरह से, या n को अलग अलग के नीचे लिख दें तो ऐसे हो सकता है 2E इंटू एन के नीचे n आएगा तो 1 माइनस 2 अपॉन एन। ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल, चाहे ए सेल का निकाल लो चाहे बी का निकाल लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था क्वेश्चन में। दो सेल अपोजिट जुड़ी हुई है तो उनके ईएमएफ दो सेल को और न्यूट्रलाइज करके और 4 सेल का ईएमएफ कम हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया ये कि जो दो सेल अपोजिट जुड़ी हैं उनमें करंट एंटर कर रही है, न कि उनसे बाहर निकलती हुई है, तो इसलिए E प्लस आई आर हो जाएगा और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आगे। क्वेश्चन इस तरह से है कि फाइंड द मिनिमम नंबर of cells sending current (1.5 ampere) in an external resistance of 30 ohm. If EMF of each cell is 1.5 volt and internal resistance (1 ohm. तो मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स बताने हैं जो 1.5 एम्पियर की करंट सेंड कर रहे हों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, जिसकी वैल्यू 30 ओम है। हर एक सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन नंबर ऑफ सेल्स पूछा गया है, इसका मतलब सीरीज में भी हो सकती हैं सेल्स, पैरेलल में भी हो सकती हैं, सीरीज और पैरेलल के मिक्स कम्बिनेशन में भी हो सकती हैं। तो हम मिक्स कम्बिनेशन मान के चलेंगे कि पता नहीं कितनी सेल होंगी। नंबर ऑफ सेल्स मिनिमम सेल पूछा गया है, सीरीज और कम्बिनेशन का इसने नाम ही नहीं लिया। हम मिक्स कम्बिनेशन से ही ऐसा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। या तो ये हिंट यहाँ पे मिल जाता हमें कि मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज या मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स इन, ऐसा कुछ होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। तो सॉल्यूशन में हम सीरीज और पैरेलल दोनों मान के चलेंगे। तो लेट
देर आर m rows of cells and n cells in each row। बिल्कुल जैसे डेरिवेशन कराया गया था, बिल्कुल उसी वे में क्वेश्चन को मान के चलेंगे। हर एक सेल ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की है जिसकी वैल्यू 1.5 वोल्ट में दी है। इंटरनल रेजिस्टेंस सबका दिया हुआ है 1 ओम, और ये हर एक रो में हमने n सेल जोड़ दी हैं। और यहाँ पे m रो हमें कहा गया है ये, और ये सब हम मान लेते हैं कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई हैं इस तरह से। तो टोटल सेल कितनी हो गई m इंटू n। देयरफॉर टोटल सेल्स हुई m इंटू n, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी अगर स्मॉल r मान के चलें चलो इक्विवेलेंट निकाल के चलते हैं पहले। हाँ, 30 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है। ये कैपिटल R की वैल्यू है हमारी। तो इस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं बिकॉज इक्विवेलेंट EMF ऑफ दिस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन एक रो का NE हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन का हम जानते हैं EMF ऐड हो जाता है सबका, और हर एक रो का EMF NE ही है, और सभी कॉमन पॉइंट A और B के बीच में जुड़ी हुई हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हर एक रो का है वही सबका हो जाएगा। इसका भी NE, इसका भी NE, इसका भी NE। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब पूरे कॉम्बिनेशन का NE ही हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रो का सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो NE तो हो गया हमारा टोटल EMF। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R डैश अगर कहूँ, ये मैं E डैश का नाम दे देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा NR अपॉन M। शॉर्ट में अगर एक बार बताऊँ तो एक लाइन का एक रो का हो जाएगा NR, और ये NR पैरेलल में M रो में जुड़े हुए हैं, M रोज। तो जब पैरेलल में हम जोड़ते हैं तो हम ऐसे जोड़ते हैं, एक रो का 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो जब m बार जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा m/NR। तो इस तरह से हमारे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी NR/M। चलिए ये सिंपल है, बिल्कुल आप कर लेंगे इतने को। इस NR/M के साथ ये 30 सीरीज में भी जुड़ा हुआ है कैपिटल R की वैल्यू। तो देयरफॉर टोटल सर्किट रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस R डैश की वैल्यू हमारी हो जाएगी NR/M के साथ ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में। अब ये तो हमने अपने जो वैल्यू हमें इनकी वैल्यू यहाँ रख लेंगे, थ्योरेटिकली हमें ये पता है। अब सर्किट में जो 1.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, I की वैल्यू 1.5 एम्पियर, ये फॉर्मूला करंट का लगा के उसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो बिकॉज I की वैल्यू हमें दे रखी है 1.5 एम्पियर, और I का फॉर्मूला अगर हम निकालें तो I इक्वल टू होता है टोटल EMF E डैश और टोटल रेजिस्टेंस R डैश। E डैश की वैल्यू हमारे आई थी NE, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई थी हमारी ये NR/M प्लस R। चलिए थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इन सब की वैल्यू रख लेते हैं। I की वैल्यू 1.5 इक्वल टू, N की वैल्यू अभी नहीं पता है, E की वैल्यू 1.5 अपॉन N की वैल्यू नहीं पता है, R की वैल्यू 1 ओम अपॉन M, और कैपिटल R की वैल्यू है 30। 1.5 से 1.5 तो कट ही जाएगा, यहाँ पे हो गया 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया
n अपॉन, यहाँ पे नीचे एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हैं इसको, n प्लस 30m अपॉन m, और ये m थर्ड प्लेस पे है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा mn अपॉन n प्लस 30m, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको एक इक्वेशन बना देते हैं। चलिए अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं रही, इधर एक अच्छा क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा देयरफॉर n प्लस 30m इक्वल टू mn। फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी आ जाती है। क्वेश्चन पूछा गया था मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन में टोटल सेल कितनी बनती हैं, हर एक रो में m है, n है और m रो हैं, तो m इंटू n मस्ट बी टोटल नंबर ऑफ सेल्स। तो mn की वैल्यू हमें निकालनी है, तो m और n की अलग अलग वैल्यू निकाल कर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये इक्वेशन तो आ गई। अब दूसरी इक्वेशन लाते हैं, क्योंकि दो वैल्यू हमें निकालनी है m और n की, तो दो इक्वेशन तो हमें चाहिएंगी। दूसरी इक्वेशन को देखिए, सेल में, वो सर्किट में मैक्सिमम करंट की एक कंडीशन होती है कि मैक्सिमम करंट कब सर्किट में फ्लो होगी। मैक्सिमम करंट तब होती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है। पहले ही क्वेश्चन में ये बात हम आ चुकी है ये बात। तो लिखेंगे बिकॉज कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, क्योंकि यहाँ पे ये करंट 1.5 एम्पियर फ्लो कर रहा है पूरा कॉम्बिनेशन, तो यही मैक्सिमम करंट हुई। इससे ज़्यादा फ्लो करती तो इससे ज़्यादा वैल्यू यहाँ देते, यानी दिस इज मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट की कंडीशन हम जानते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, ये जो एक बार जो मैं फॉर्मूला बताऊँ, ये आया था हमारा टोटल ईएमएफ और एनआर अपॉन एम प्लस आर। तो नीचे वाला टोटल रेजिस्टेंस जब मिनिमम होगा तभी करंट मैक्सिमम होगी, और ये मिनिमम होने की कंडीशन बताई गई थी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो जाएं। तो ये कंडीशन हम इस्तेमाल करते हैं। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था इसको इक्वल करते हैं दोनों को। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इज एनआर अपॉन एम मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस कंडीशन से हमें एक दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो एन और एम की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, आर की वैल्यू 1 है और कैपिटल आर की वैल्यू हमारी 30 थी। तो यहाँ से एन इक्वल टू आ गया हमारा 30m। ये हमारी इक्वेशन आ गई 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो मैं 30m की जगह n रख लेता हूँ, ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा। यानी n और 30m की जगह यहाँ पे भी n इक्वल टू mn, m से डिवाइड कर लेते, n से डिवाइड कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को। n n n, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू m, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई 2। यानी हमें सेल्स की 2 रो लगानी है। अब m की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो मेरे n की वैल्यू आ जाती है फ्रॉम इक्वेशन 2 n की वैल्यू आ जाती है मेरी 30 × 2 दैट इज 60। देयरफॉर यानी एक रो में मेरी 60 सेल लगेंगी और ऐसी 2 रो मुझे लगानी पड़ेंगी। देयरफॉर मिनिमम नंबर जो लगानी थी सेल की, मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स जो हमारी m × n थी, वो हमारी 2 × 60 इक्वल टू 120 सेल्स आ गई। ये हमारा आंसर हुआ। बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप और क्वेश्चन ट्राई करिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। आप लोग कमेंट थोड़ा कम करते हैं। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।